हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 संस्कृति तथा समाजीकरण। तो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 3, 2 और 1 चैप्टर करा दिए हैं। उन सभी की वीडियोस हमारे चैनल पर ही उपलब्ध हैं, उन्हें आप अवश्य देख लें। और ये हमारी इस बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी ये फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 संस्कृति तथा समाजीकरण। तो देखो, सबसे पहले हम संस्कृति को समझते हैं। तो संस्कृति क्या होता है कि ये एक सोचने समझने की, अनुभव करने की, विश्वास करने की एक तरीका होता है, जिसको कह सकते हो कि जो लोगों का जीवन होता है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और एक जीवन जीने का एक तरीका ही होता है, उसी को हम संस्कृति बोलते हैं। तो जो हमारे समाजशास्त्री टाइलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कलानीति, कानून, प्रथा और अन्य क्षमताएं व आदतें सम्मिलित होती हैं, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। उसे ही संस्कृति कहा जाता है। अब संस्कृति क्या होता है कि कहीं ना कहीं सीखी हुई चीजों का भंडार होती है। ये एक ऐसा व्यवहार होती है जिसको लोग ग्रहण करते हैं, लोग सीखते हैं और उसके बाद में एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपनाते चले जाते हैं। इसी में फिर हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है संस्कृति के आयाम। तो संस्कृति के 5 आयाम हैं, जिसमें से 2 मुख्य आयाम है भौतिक, अभौतिक। तो भौतिक आयाम जिसको कह सकते हैं कि ये हमारा उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे औजार हैं, तकनीकी है, यंत्र है, भवन है और हमारे पास में जितने भी यातायात हैं वो सभी क्या होते हैं, भौतिक में शामिल होते हैं। अभौतिक के अंदर जितना भी मानकीय पक्ष या फिर कह सकते हो संज्ञानात्मक होता है, जिसमें हम इमोशंस होते हैं, हमारे जितने भी हमारी प्रथाएं होती हैं, लोक प्रथाएं होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, वो सभी इसमें शामिल की जाती हैं। और इसमें कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। तो भौतिक संस्कृति जो होती है वो मूर्त होती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास में किताब है, पेन है, कुर्सी है, मेज है, सोफा है, गाड़ी है, बाइक है, ये सभी चीज़ें जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो भौतिक संस्कृति का पार्ट होती है। भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से कर सकते हैं, जैसे कि 1 कार है, 2 कार है, या फिर 1 किलो है, 2 किलो, ये सब चीज़ें हम माप सकते हैं इसको। और भौतिक जो संस्कृति होती है उसमें परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा तेजी से आते हैं। इसमें किसी भी नई चीज़ का आविष्कार देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होती है। हर कोई चाहता है कि एक लग्जरियस लाइफ हो, हमारे पास में बहुत ही महंगी महंगी लग्जरियस चीज़ें हों। ये सब भौतिक संस्कृति का पार्ट होते हैं। और इसी के विपरीत अभौतिक संस्कृति होती है, वो अमूर्त होती है, उसे हम छू नहीं सकते, वो हमारे अंतर मन में निहित होती है। इसको कह सकते हैं जैसे हमारे विचार हैं, आदर्श हैं, हमारा जो नेचर है वो इसके अंदर शामिल होता है। और इसको हम गुणात्मक रूप से आसानी से नहीं नाप सकते हैं। इसके अलावा जितना भी ये परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे आता है और धीरे ही धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। जो अभौतिक संस्कृति होती है उसके तत्व जितने भी होते हैं वो आकर्षक नहीं होते, क्योंकि किसी को उच्च विचार, आदर्श विचार, ये सभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आते हैं, तो इसको आसानी से स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं। तो ये थे भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति में अंतर। फिर हमारे इसी में आता है संस्कृति का संज्ञानात्मक पक्ष। तो संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है हमारी समझ, हमारी बुद्धि, और जो भी हम वातावरण से प्राप्त करने के लिए जिन भी साधनों का उपयोग करते हैं उसे ही हम संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं।
फिर इसी का दिखता है इसमें कह सकते हो मानकीय का पक्ष। तो मानकीय पक्ष में क्या होता है, जितनी भी लोक रीतियां हैं, लोकाचार हैं, प्रथाएं हैं, ये सभी कानून इसमें शामिल हो जाते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी मूल्य होते हैं, नियम होते हैं, ये सही कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। फिर संस्कृति का भौतिक पक्ष। तो भौतिक पक्ष जिसके अंदर वही मैंने बताया था, औजार हैं, तकनीक है, भवन है, यातायात है, यानी जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कानून एवं प्रतिमान में अंतर। तो कानून और प्रतिमान के अंदर जैसे कह सकते हैं, तो जितने भी प्रतिमान होते हैं वो अस्पष्ट नियम होते हैं, लेकिन कानून एक स्पष्ट नियम होता है। जो कानून होता है वो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और उस कानून का सभी को पालन करना होता है। कानून पूरे समाज पर लागू होते हैं और जो भी कानून का उल्लंघन करता है उनको दंडित किया जाता है। वो दंडित जुर्माना लगाकर भी किया जा सकता है या फिर कोई भी सजा भी हो सकती है। जो कानून होता है उसे सभी लोगों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं सार्वभौमिक होते हैं। लेकिन जो हमारे प्रतिमान होते हैं वो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, उसको समाज से स्वीकृति मिलती है। जिसको कह सकते हैं कि जो पहचान होती है वो विरासत में नहीं मिलती है, उसे व्यक्ति समाज के अंदर रहकर अर्जित करता है। एक दूसरे के साथ में बैठकर संबंध स्थापित होते हैं, एक पहचान निर्मित होती है, तब जाकर सामाजिक प्रतिमान का निर्माण होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है निर्जातीयता। तो निर्जातीयता जिसको कह सकते हो कि सांस्कृतिक मूल्यों का अन्य संस्कृतियों के लोगों के साथ में जो भी व्यवहार देखने को मिलता है, आस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है, वो सब निर्जातीयता के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि एक संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आ जाती है तभी निर्जातीयता उत्पन्न हो जाती है। ये विश्व बंधुता के विपरीत होती हैं, लेकिन जो संस्कृतियों के अंतर होते हैं उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जो एक आधुनिक समाज रहा है उसके अंदर सांस्कृतिक विभिन्नता बहुत ही प्रशंसनीय होती है। इसमें सभी संस्कृति को महत्व दिया जाता है। तो जितना भी सांस्कृतिक प्रभाव है ये सब कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। फिर आता है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन। तो सांस्कृतिक परिवर्तन जिसके अंदर कह सकते हो कि जो संस्कृति और जो हमारा समाज है उसके प्रतिमानों के अंदर जितना भी हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है, उसी को बोलते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन। ये दो प्रकार से होते हैं, एक आंतरिक, एक बाहरी। आंतरिक जिसमें कह सकते हो कि जो भी कृषि है, खेती है, उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो नई नई प्रणाली आ रही है, नई नई पद्धतियां आ रही हैं, नए नए मेथड आ रहे हैं, उन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और बाहरी परिवर्तन में क्या होता है, जिसमें एक देश दूसरे देश के ऊपर हस्तक्षेप कर ले या उसके देश के ऊपर जीत हासिल कर ले या फिर उसको उपनिवेश बना ले, जैसे भारत को ब्रिटेन ने बनाया था। इसके अंदर साम्राज्यवादी नीति का प्रयोग किया जाता है, उपनिवेशवादी नीति का यूज किया जाता है। तो ये होता है बाहरी रूप से। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार जो प्राकृतिक वातावरण में भी परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसको भी सांस्कृतिक परिवर्तन कह दिया जाता है। और क्रांतिकारी परिवर्तनों जिसके अंदर क्या होता है कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है वो क्या करता है कि तकनीकी खोज के कारण क्या कर देता है, पारिस्थितिक रूपांतरण भी देखने को मिलता है। जैसे कह सकते हैं कि हमारे पास में एग्जाम्पल है फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में हुआ क्या कि जो वहां का राजा का शासन था उसको वहां से हटा दिया गया और उसकी जगह पर क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित किया गया। तो ये क्या था हमारे पास में क्रांतिकारी परिवर्तन जिसको सकते हैं जिसमें बदलाव देखने को मिलता है। आज हमें कैसे बदलाव और देख सकते हैं, आज जितना भी है हमें प्रचार तंत्र देखने को मिलेगा। जो जहां पर पहले हर चीज की प्रिंटिंग की जा रही थी, आज हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। परिवर्तन हमें अपने आसपास देखने को मिलते रहते हैं। फिर आता है हमारा समाजीकरण।
तो समाजीकरण जिसको कह सकते हैं कि समाज का सदस्य बनने की जो प्रक्रिया होती है, या फिर जिसके अंदर हम सदस्य बन जाते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं समाज के अंतर्गत, उसको ही समाजीकरण कहा जाता है। जिसके अंदर समाज के साथ में, लोगों के साथ में घुलना मिलना, उठना बैठना, एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान, सभी का साथ में रहना, उसको समाजीकरण कहा जाता है। और ये आजीवन, जब तक हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक समाजीकरण चलती रहती है। ये बिल्कुल ही गतिमान प्रक्रिया होती है। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राथमिक समाजीकरण और एक दूसरा द्वितीयक समाजीकरण। तो देखो, प्राथमिक समाजीकरण यानी कि जिस टाइम पर बच्चा पैदा होता है उससे लेकर बचपन तक के काल को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं। और ये बचपन यानी कि जो बच्चों का एक सबसे बड़ा समाजीकरण का होता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे के अंदर निर्णायक जो स्तर होता है उस तक ले जाने की कोशिश की जाती है। जितनी भी मूलभूत चीजें होती हैं, जो व्यवहार करने का तरीका होता है, वो इसी एज में सिखा दिया जाता है बच्चे को कि बड़ों का आदर कीजिए। ये जितने भी हमारे पास में रिश्ते नाते होते हैं, जो भी हमारा आस पड़ोस होता है, वो इसी एज में सिखा दिया जाता है बच्चे को। फिर आता है हमारा द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण जिसमें कहते हैं कि जो बचपन से लेकर जब तक सांस है तब तक चलता है, ये हमारा द्वितीयक समाजीकरण में आता है, जिसको कह सकते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा परिपक्वता आ जाती है। अच्छे बुरे का भेद पता चल जाता है, अपने पराये का भेद पता चल जाता है, समाज से हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उसमें हम अपने लिए स्व अध्ययन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। समाज के अंतर्गत हमें बहुत सारे प्राणी देखने को मिलते हैं, अच्छाई भी देखने को मिल रही है, बुराई भी देखने मिल रही है। ये सभी परिपक्वता, मैच्योरिटी इसी एज के अंदर हमें देखने को मिलती है, द्वितीयक समाजीकरण का पार्ट होती है। तो समाजीकरण के जो प्रमुख अभिकरण होते हैं, यानी कि किससे हम समाजीकरण सीखते हैं, तो सबसे पहला जो समाजीकरण होता है वो हमारा परिवार होता है। फिर आता है हमारा इसी में समकक्ष, जितने भी हमारे आसपास के लोग होते हैं। फिर हम जाते हैं विद्यालय में, विद्यालय के बाद फिर जनमाध्यम, फिर आता है हमारे इसी के अंदर अन्य समाजीकरण अभिकरण, यानी कि इन सब तरीकों से हम समाजीकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया है बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम से हमने आज जन्म लिया और तुरंत ही हमने सब कुछ सीख लिया, तो नहीं, निरंतर जब तक जीवन रहता है तब तक हम कुछ ना कुछ समाज से सीखते रहते हैं। तो जो सबसे पहला अभिकरण आता है वो आता है परिवार हमारा। तो परिवार हमारे सुख दुख का साथी। जितना भी हम सीखते हैं वो सब कहीं ना कहीं परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा परिवार हमें सिखाता है वैसा ही हम सीखते हैं। तो ये प्राथमिक जो समाजीकरण का पार्ट है, और परिवार हमारा बिल्कुल ही जुड़ाव महसूस करवाता है कि किसके साथ में किस तरीके से बात करनी है, कौन अपना है कौन पराया है, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे परिवार ही सिखाया जाता है। तो जो सबसे पहला अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो परिवार के दर्शन करता है, परिवार से मिलाप होता है उसका। फिर हमारा आता है दूसरा समाजीकरण, जिसको बोलते हैं समकक्ष। समकक्ष यानी कि जो हमारी जैसी हम उम्र के हैं, अपनी एज के हैं। तो छोटा बच्चा जिस टाइम पर जब परिवार से निकलता है तो अपनी एज के बच्चों में ही खेलना स्टार्ट करता है। वो कोई बड़े बड़े दोस्त नहीं बनाता। बचपन के जो एज के होते हैं वो छोटे छोटे उसी के अपने दोस्त होते हैं, उन्हीं के साथ में खेल खेलता है। और वो भी खेल जितना भी होता है वो समूह में खेलता है, कोई अकेलापन नहीं होता, वो हमेशा समूह में खेलता है। तो वो उसके प्राथमिक समूह कहलाते हैं। और उसी में जो समाजीकरण होता है उसको चीजें समझ में आती हैं। तभी उसी में सिखाया जाता है कि शेयरिंग इज केयरिंग, अपनी चीजों को बांट कर खाइए, अपनी चीजों को अदला बदली करिए। वहीं से वो सीखना स्टार्ट कर देता है कि मैं अगर ये एक चीज दूंगा तो दूसरी चीज उसको चाहिए होती है।
तो वो इस तरीके से अपने समकक्ष में रहता है, अपने समूह के लोगों में रहता है। फिर तीसरा जो अभिकरण देखने को मिलता है वो होता है विद्यालय। जब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है फिर उसको विद्यालय में भेजा जाता है। अब विद्यालयों में जो उसकी सामाजिक होती है स्थिति वो बहुत ज्यादा और खुल जाती है, क्योंकि अब उसको अन्य बच्चों के साथ साथ में खेलने का मौका मिल जाता है, और भी जो नए नए उसके दोस्त होते हैं वो सीखने को मिलता है। अब पाठ्यक्रम भी इसमें शामिल हो गया और जो दोस्त है वो भी शामिल हो गए। तो अब दो डायरेक्शन जिसको कह सकते हो कि एक एकेडमिक और एक जो समाज से सीख रहा है वो वाला, तो दोनों तरीके से जिसको कह सकते हो वो सीखा जाता है। तो विद्यालय जो एक क्या होता है औपचारिक संगठन, उससे भी सीखा जाता है। तो वो तीसरा अभिकरण होता है जिसके अंतर्गत वो बच्चा सीखता है। फिर चौथा मिलता है हमें जन माध्यम। जन माध्यम जिसको कह सकते हो ये हमारे दैनिक जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे जन माध्यम जिसको हम नॉर्मल मास मीडिया कह सकते हैं। तो जितना भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो भी हमारे पास में प्रिंट मीडिया है, ये सभी कहीं ना कहीं बच्चा सीखता रहता है। न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, रेडियो को सुनना, आज सोशल मीडिया है हमारे पास में, न्यूज चैनल देख लो आज हमारे मोबाइल पर उपलब्ध हो गए, टीवी, इन सब के माध्यम से वो सीखना स्टार्ट करता है। अब कुछ टॉपिक्स पर बात करने लगता है कि समाज के अंतर्गत क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर वो बात करना स्टार्ट कर देता है। और ये सब कहीं ना कहीं चीजें कैसे पहुंचाई जाती है, तो एक लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा समाज के अंदर प्रवाहित की जाती है। फिर आता है हमारा इसी में पांचवा अन्य समाजीकरण अभिकरण। तो अन्य यानी कि चार आगे, इन चारों के अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, तो वैसे हमारा धर्म होता है, सामाजिक जाति होती है, सामाजिक वर्ग होते हैं, ये सभी कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, सामाजिकरण को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसी में फिर हमें दो परंपराएं देखने को मिलती है, वृहत परंपरा और लघु परंपरा। तो जो वृहत परंपरा है तो रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार वृहत परंपरा से तात्पर्य ऐसे उच्च बौद्धिक प्रयास से जिनका जन्म बाहर से होता है, इनका सृजन चेतन रूप से विद्यालय या देवालय में होता है। इसी को रॉबर्ट रेडफील्ड ने वृहत परंपरा बोला है। वृहत का मतलब ब्रॉड यानी कि बड़ा। तो जिस तरीके से उसके जो ज्ञान है, उसका जो समाजीकरण है, उसको बड़ा कर दिया जाए, तो वो कहते हैं कि इसके जन्म से बाहर से होता है। और वो कहाँ से होगा, फिर स्कूल से सीखेगा, उसके जो देवालय जितने भी हो सकते हैं, विद्यालय हो सकते हैं, वहां से सीखता है, क्योंकि वहां पर एक नई सोच, नया समाजीकरण का रूप वो सिखाया जाता है। फिर आता है लघु परंपरा। तो लघु परंपरा जिसको कह सकते हो कि मानसिक प्रभाव से जितना भी उद्गम है वो अपने आप में होता है, इसको ही समाज के अंतर्गत लोक परंपरा के नाम। तो सांस्कृतिक विकासवाद यानी कि जो संस्कृति का एक सिद्धांत होता है, और इसके अंतर्गत जो तर्क दिया जाता है वो ये होता है कि जितनी भी प्राकृतिक प्रजातियां होती हैं वो एक सांस्कृतिक विविधता के रूप में प्राकृतिक चयन के द्वारा क्या कर लेती हैं, विकसित होने का प्रयास करती हैं या फिर विकसित हो जाती हैं। उसी को हम बोलते हैं सांस्कृतिक विकासवाद। फिर हमारा इसी के अंदर देखने को मिलता है सामंती व्यवस्था। तो सामंती जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं एक यूरोप के अंदर प्रणाली हुआ करती थी, जिसमें क्या होता था, जितने भी व्यवसाय होते थे उनको पदक्रम के अनुसार विभाजित किया जाता था। जैसे हमारे को 3 वर्ग देखने को मिलते थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, कृषक वर्ग। और इन सबके जितने भी पैसे होते थे, जितने भी काम होते थे, वो सब इसके अंतर्गत विभाजित कर दिए जाते थे। इसके अंतर्गत मध्यम श्रेणी के लोग भी होते थे। तो जितने भी होता था कि प्रत्येक वर्ग जिसमें होता था कि अपने जितने भी प्रतिनिधि होते थे उनको चुनने का काम करते थे। और जितने भी हमारे पास में जो तीसरा वर्ग था, चाहे किसान हो, मजदूर हो, उन सबके पास में, महिलाओं के पास में, उनके पास में कोई भी मत देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं होता था। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है उप संस्कृति। आपसे 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि उप संस्कृति क्या होती है। तो ये एक जितनी भी बड़ी संस्कृति होती है उसके भीतर ही लोगों के जो समूह होते हैं उन्हीं को चिन्हित कर लिया जाता है, उन्हीं की संस्कृति को
अपना लिया जाता है उसी को बोलते हैं उप संस्कृति। यानी कि एक बड़ी संस्कृति से और जो छोटी छोटी परंपराएं निकल कर आई, छोटे छोटे जो मूल्य निकल कर आए, वो उन्हीं को क्या बोल दिया गया, बाद में उप संस्कृति बोल दिया गया। यानी कि जो खुद को अलग करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संस्कृति के जितने भी प्रतीक मूल्य होते हैं, मान्यताओं से उधार ले लेते हैं और अक्सर जितनी भी विकृत या फिर उसको उल्टा कर देते हैं, उसी को बोलते हैं उप संस्कृति। तो ये था हमारा चैप्टर। तो आपको बहुत ही आसान भाषा के अंतर्गत चैप्टर करा दिया गया है और इस तरीके से हमारी जो ये फर्स्ट बुक है ये कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।